कैप्टन सलारिया गुरफा राइफल्स के एक अफसर थे और वो जानते थे कि उनकी प्लेटून का साइज बहुत छोटा है एनिमी की आर्मी के साइज के कंपैरिजन में। पर ये जानते हुए भी कटांगीज आर्मी ने 2 यूएन ऑफिशियल्स को किडनैप किया था और उनको छुड़ाने के लिए फिर गुरखा राइफल्स के 2 सोल्जर्स थे। अब दुश्मन की आर्मी ने इन यूएन ऑफिशियल्स को तो छोड़ दिया, पर जो इंडियन आर्मी के 2 सोल्जर्स थे उनके साथ फिर शहर के सबसे बड़े एयरपोर्ट के रास्ते को ब्लॉक करने के लिए कटांगीज आर्मी ने रोड पे एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक लगा दिया और उसको डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दिया गया गुरखा राइफल्स को। हालांकि उस समय वहां पे बाकी देशों की भी आर्मीज थी, फिर भी इस काम के लिए गुरखा राइफल्स। इंडियन आर्मी के सोल्जर्स सिर्फ भारत के सरहदों की रक्षा नहीं करते, बल्कि समय आने पे बाहर जाके दूसरे देशों में उनकी भी मिलिट्री ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और उनकी मदद करते हैं। ऐसे ही एक मिलिट्री ऑपरेशन में इंडियन आर्मी के कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया ने भी पार्टिसिपेट किया था। ये मिलिट्री ऑपरेशन कॉन्गो क्राइसिस के दौरान हुआ था और इसमें भारत के अलावा और भी देशों ने अपनी आर्मीज भेजी थी। परंतु ये कॉन्गो क्राइसिस था क्या? अगर आप मैप पे देखेंगे तो आप पाएंगे कि भारत से कॉन्गो बहुत दूर है, तो इतने दूर भारत को अपने सोल्जर्स को भेजने की क्या जरूरत थी और इस पूरे ऑपरेशन में कैप्टन सलारिया का क्या रोल था? इस सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। कहानी शुरू होती है साल 1945 से। ये वो साल था जब 6 साल से चल रहा सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूरोप में खत्म हो गया। लेकिन वॉर खत्म होने के कुछ टाइम पहले ही सारे एलाइड पावर्स के जो बड़े बड़े लीडर्स थे वो आपस में मिले आके और उन्होंने ये डिसाइड किया कि आगे आने वाले सालों में फिर से ऐसा वर्ल्ड वॉर ना हो, इसके लिए हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन में सारे वर्ल्ड के बड़े बड़े कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगे और वो कभी भी आगे कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको लड़ाई झगड़ा करके नहीं, बल्कि बातचीत से और डिप्लोमेसी से सॉल्व करेंगे। इस ऑर्गेनाइजेशन को नाम दिया गया यूनाइटेड नेशंस या फिर शॉर्ट में यूएन। दुनिया के बहुत सारे देश इसमें शामिल हुए और भारत भी उसमें से एक था। अगर आप एक फ्रीलांसर हो, एक एंटरप्रेन्योर हो या फिर एक मिड साइज बिजनेस रन कर रहे हो तो इसमें उडू आपकी मदद कर सकता है। उडू एक ऑल इन वन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो आपको अपने बिजनेस के डेली लेवल के ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए बहुत सारी एप्स प्रोवाइड करता है। इससे आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो वेबसाइट बिल्डर ऐप से। उस पे आने वाली लीड्स अपने सीआरएम ऐप में स्टोर करके अपनी सेल्स पाइपलाइन मैनेज कर सकते हो। जो लीड्स आप क्लोज करते हो उनको कोटेशन भी जनरेट करके सेंड कर सकते हो, जिसके बाद आप इन्वॉइसिंग ऐप से इन्वॉइस बना सकते हो। उसके बाद अगर आपको अपने कस्टमर से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना है या फिर प्रोजेक्ट का टाइमलाइन और स्टेटस मैनेज करना है, ये सब पॉसिबल हो सकता है उडू में, विच हैज मोर देन 40 बिजनेस एप्स। उडू आपके बिजनेस को एक ही प्लेटफॉर्म पर सेंट्रलाइज और मैनेज करने का मौका देता है। ये इंटरकनेक्टेड एप्लीकेशंस के साथ आपकी प्रोडक्टिविटी को ऑप्टिमाइज करने में मदद करता है। उडू के थ्रू आप अपने बिजनेस के परफॉर्मेंस का बेटर ओवरव्यू कर सकते हैं। प्रोसेसेस को ये ऑटोमेट और सिंप्लीफाई करके आपका टाइम भी सेव करता है। और सबसे बड़ी बात, आप उडू की पहली ऐप फ्री में यूज कर सकते हो फॉर लाइफ टाइम। और अगर आपको एक से ज्यादा ऐप चाहिए देन यू कैन गेट स्टार्टेड एट ₹580। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और अब वीडियो पे वापस आते हैं। यूएन का मेन काम यह था कि दुनिया भर में कहीं पे भी बड़ा मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट ना हो। परंतु अगर मान लीजिए कि 2 पार्टीज लड़ रही हैं और आप दूर से खड़े होकर उनको बोल रहे हो भाई लड़ाई मत करो, तो आपको लगता है कि वो लोग लड़ाई करने से रुक जाएंगे? जनरली ऐसा नहीं होगा और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि कई बार शांति बनाने के लिए भी आपको हथियार उठाने पड़ते हैं। इसीलिए यूएन के पास भी एक पीस कीपिंग फोर्स है जिसमें दुनिया भर के देश अपने अपने सोल्जर्स भेजते हैं। इंडिया ने आज तक यूएन पीस कीपिंग फोर्स में 2 लाख से ज्यादा सोल्जर्स को भेजा है। उसके साथ साथ इंडियन सोल्जर्स ने कुल मिला के 49 से ज्यादा पीस कीपिंग मिशन में पार्टिसिपेट किया है। ऐसा ही एक मिशन था साल 1960 का कॉन्गो मिशन, जिसको बनाया गया था कॉन्गो के क्राइसिस को डील करने के लिए। अब हम बात करते हैं कॉन्गो क्राइसिस की। देखिए 1878 में यूरोप के एक कंट्री बेल्जियम ने कॉन्गो के ऊपर कब्जा कर लिया था और उसके बाद वो कॉन्गो पे राज कर रहे थे। पर फिर 1960 में आके जब बहुत इंटरनेशनल प्रेशर उन पे आया तो बेल्जियम ने कहा कि ठीक है हम कॉन्गो को आजाद कर देंगे। पर ये काम वो बहुत खुश होकर नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कॉन्गो का कंट्रोल उनके हाथ से निकले। और इसीलिए जो बिल्कुल नई अभी कॉन्गो में गवर्नमेंट बनी थी उनको उन्होंने पावर ढंग से हैंड ओवर नहीं किया। उसके ऊपर से जो कॉन्गो की आर्मी थी उसके मेन कमांडर बेल्जियम के थे और जो सारे अफसर थे उस आर्मी के वो भी बेल्जियम के थे। उनकी सैलरीज अच्छी थी, उनके पास पर्क ज़्यादा अच्छे थे और उनका स्टेटस बेहतर था। और जो कॉन्गो के लोकल सोल्जर्स थे उनके साथ भेदभाव होता था। तो बहुत नेचुरल सी बात है कि जो कॉन्गो के लोकल सोल्जर्स थे उनको इस बात से आपत्ति थी और इसीलिए फिर जब उनका देश आज़ाद हुआ बेल्जियम से, उसके कुछ ही दिनों के बाद कॉन्गो की आर्मी ने म्यूटिनी कर दी, उन्होंने विद्रोह कर दिया। उनकी डिमांड ये थी कि बेल्जियम के सारे लोग अब कॉन्गो से निकल जाएं। और इसी विद्रोह के बाद कॉन्गो में दंगे भड़क गए और वहां पे एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई। अब इस सिचुएशन को देख के बेल्जियम ने कहा कि यहाँ पे बहुत टेंशन वाला माहौल है और हमारे जो लोग वहां पे बचे हुए हैं उनकी जान को खतरा है, हमको अपने सिटीजन्स को बचाना है। इसीलिए अब बेल्जियम ने अपनी आर्मी को बिना कॉन्गो की गवर्नमेंट से पूछे
यहाँ कॉन्गो में डिप्लॉय कर दिया। ऑब्वियसली कॉन्गो की गवर्नमेंट ये बात देख के बिल्कुल खुश नहीं थी। उन्होंने बेल्जियम के सोल्जर्स को ऑर्डर दिया कि आप यहाँ से निकल जाएं, आपकी यहाँ पे कोई लीगल राइट्स नहीं है, आपको यहाँ पे होना हमको मंजूर नहीं है। अच्छा, इसी सब के दौरान कॉन्गो में एक दूसरी टेंशन भी चल रही थी। कॉन्गो को जो सबसे रिच प्रोविंस था कटांगा नाम का, उसमें एक लीडर खड़ा हो गया और उसने कहा कि मैं कटांगा को लेके कॉन्गो से अलग कर दूंगा और एक नया देश बनाऊंगा कटांगा का, और उसका लीडर मैं बनूंगा। इस लीडर का नाम था मोआशे शोम्बे। कटांगा कॉन्गो का सबसे रिच प्रदेश था और शोम्बे जानता था कि यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं धरती के अंदर, और स्पेशली यूरेनियम भी यहीं से निकलता है। इनफैक्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये जो एटॉमिक वेपन्स यूज किए गए थे, उसमें जो यूरेनियम यूज हुआ था वो इधर की ही खानों से निकला था। तो इसीलिए आप समझ सकते हैं कि कटांगा में जो टेंशन चल रही थी उसमें यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन दोनों बहुत इंटरेस्टेड थे, क्योंकि उस समय कोल्ड वॉर भी चल रहा था। ये 1960 की बात है। तो इसीलिए सारे कंट्रीज और यूनाइटेड नेशंस इस कटांगा के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित थे। जो कॉन्गो की अपनी गवर्नमेंट थी, जो बेल्जियम की सरकार के निकलने के बाद बनी थी, वो कटांगा के अलग होने को ऑब्वियसली बिल्कुल मान नहीं रहे थे। पर बेल्जियम की गवर्नमेंट और कुछ प्राइवेट माइनिंग कंपनीज शोम्बे को सपोर्ट कर रहे थे और वो कह रहे थे कि हाँ, कटांगा को अलग होना चाहिए। पर क्योंकि कॉन्गो की जो ऑफिशियल गवर्नमेंट थी वो कटांगा के अलग होने से राजी नहीं थी, इसीलिए फिर कॉन्गो के प्राइम मिनिस्टर ने यूनाइटेड नेशन से ऑफिशियली मदद की अपील की। उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक स्टेट हमसे अलग होने की बात कर रहा है, यहाँ पे बेल्जियन ट्रूप्स आ गए हैं, इसमें हमारी मदद कीजिए। इसके जवाब में यूएन ने कहा कि ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे, और उन्होंने तुरंत एक कॉन्गो मिशन बनाया और कुछ यूएन के ट्रूप्स को उन्होंने अब कॉन्गो में भेज दिया, और राजधानी में ये यूएन की पीस कीपिंग फोर्स जो थी उसके ट्रूप्स डिप्लॉय हो गए। पर कुछ ही समय में उनको समझ में आ गया कि इतनी छोटी फोर्स यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएगी, हमको यहाँ पे एक बड़े मिलिट्री ऑपरेशन को प्लान करना पड़ेगा। और फिर बाकी यूनाइटेड नेशंस के जो देश थे उन्होंने अपने सोल्जर्स को यहाँ भेजना शुरू किया, और इसी सब के बीच में भारत ने भी अपनी तरफ से 3000 फौजियों को इस कॉन्गो मिशन में भेजा था। इस काम के लिए इंडियन आर्मी ने 99 इन्फेंट्री ब्रिगेड को चुना, जिसमें से 1st गोरखा राइफल्स भी थे, और इसी यूनिट का हिस्सा थे कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया। वो और उनके साथी 16 मार्च साल 1961 को दिल्ली से फ्लाई करके अब कॉन्गो में पहुंच गए। वहां रह के गुरखा राइफल्स और इंडियन आर्मी के कॉन्टिंजेंट के जितने भी सोल्जर्स थे वहां लोकली ग्राउंड ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट करते रहे। पर कुछ महीनों के बाद दिसंबर 1961 में यहां पे एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन प्लान किया गया। हुआ ऐसा था कि कटांगीज फोर्सेस के कुछ सोल्जर्स की यूएन की पीस कीपिंग फोर्सेस के सोल्जर्स के साथ कुछ झड़प हो गई थी, जिसके बाद कटांगी सोल्जर्स ने उस एरिया में एक रोड ब्लॉक लगा दिया था, और उस रोड ब्लॉक के चलते कटांगीज आर्मी और यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के बीच में अक्सर लड़ाइयां हो रही थी। अच्छा, इसके कुछ समय पहले कटांगीज आर्मी ने यूएन के 2 ऑफिशियल्स को किडनैप कर लिया था। उनको छुड़ाने के लिए गुरखा राइफल्स से 2 सोल्जर्स गए, एक थे मेजर अजीत और दूसरे उनके एक साथी थे। कटांगीज आर्मी ने इन 2 यूएन ऑफिशियल्स को तो छोड़ दिया, पर इन 2 इंडियन फौजियों को नहीं छोड़ा, और कुछ समय के बाद मेजर अजीत के जो साथी थे उनकी डेड बॉडी पाई गई। मेजर अजीत को बहुत ढूंढा गया पर वो कभी भी लौट के नहीं आए, और कुछ समय बाद उनको डेड डिक्लेयर कर दिया गया। मेजर अजीत भी 1st गोरखा राइफल्स के थे और उसी यूनिट के थे कैप्टन सलारिया। और जाहिर सी बात है, अपने यूनिट के एक साथी के इस तरह गायब हो जाने की वजह से कैप्टन सलारिया बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। वो बस इंतजार कर रहे थे कि कब उनको दुश्मन का सामना करने का मौका मिलेगा, और ये मौका उनको मिला 5 दिसंबर 1961 को। हुआ ऐसा था कि एक दिन पहले कटांगीज फोर्सेस ने एलिजाबेथविल के पास जो एयरपोर्ट था, उस एयरपोर्ट के रास्ते पे एक बड़ा सा रोड ब्लॉक लगा दिया था। उसका पर्पस ये था कि कोई भी यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस एयरपोर्ट तक ना पहुंच पाए, एयरपोर्ट को एक्सेस ना कर पाए, ताकि यहाँ पे जो फोर्सेस हैं उनको राशन ना मिले, मेडिकल सप्लाईज ना मिले और आर्म्स एंड एम्यूनिशन ना मिले। इनफैक्ट यहाँ पे जो इंजर्ड सोल्जर्स थे उनको भी वो लोग इवैक्यूएट नहीं कर पा रहे थे इस रोड ब्लॉक की वजह से। उसके बाद कटांगीज आर्मी का प्लान ये था कि यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस का जो हेडक्वार्टर है उसको चारों तरफ से घेर लेंगे। तो ये बात ऑब्वियसली यूएन पीस कीपिंग फोर्स के लिए बहुत सीरियस थी। तो इस रोड ब्लॉक को डिस्ट्रॉय करने के लिए और अपने एनसर्कलमेंट को प्रिवेंट करने के लिए उन्होंने एक मिलिट्री ऑपरेशन प्लान किया। इसका नाम था ऑपरेशन उनोकट। 5 दिसंबर को 1st गोरखा राइफल्स को ये ऑर्डर मिला कि ये जो रोड ब्लॉक है जो एलिजाबेथविल और एयरपोर्ट के बीच में बना हुआ है उसको डिस्ट्रॉय करना है। इस रोड ब्लॉक के पास 90 से ज्यादा कटांगी सोल्जर्स थे और 2 आर्मर्ड कार्स थी। प्लान कुछ ऐसा था कि इस रोड ब्लॉक के ऊपर पहले गुरखा राइफल्स का चार्ली कंपनी एक फ्रंटल असॉल्ट करेगी, सामने से हमला करेगी, और जब ये जो कटांगीज आर्मी है, जो वहाँ पे डिफेंडर्स हैं, जब वो भागने की कोशिश करेंगे तो उनके रिट्रीट को कट ऑफ करने के लिए एक दूसरी कंपनी होगी गुरखा राइफल्स की, जिसको लीड कर रहे थे कैप्टन सलारिया। ये वहाँ पे अल्फा कंपनी को लीड कर रहे थे। ऐसा प्लान इसलिए किया गया था ताकि कटांगी सोल्जर्स यहाँ से बच के निकल ना पाए। तो दोपहर 1:12 पे कैप्टन सलारिया और उनके साथी गोरखा सोल्जर्स
रोड ब्लॉक से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर अपनी पोजीशन पे पहुंच गए, पर वहां पहुंचते ही उनके राइट फ्लैंक से उन पे बहुत हैवी ऑटोमेटिक फायर आने लगा। तब उन्होंने देखा कि वहां पे कुछ ट्रेंचेस में कटंगीज फौजी छुपे हुए हैं। कैप्टन सलारिया जानते थे कि अगर इन ट्रेंचेस को क्लियर नहीं किया गया तो रोड ब्लॉक पे मेन अटैक सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। इसीलिए फिर उन्होंने अपने गोरखा साथियों को ऑर्डर दिया कि वो इस पोजीशन को चार्ज करके फ्रंटल असॉल्ट करेंगे। गोरखास के पास ली एनफील्ड राइफल्स थी जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की थी और वो बोल्ट एक्शन थी, यानी उनको एक बार आपने फायर किया तो फायर होने के बाद फिर से आपको उसको बोल्ट करना पड़ता है, तो फायर करने में ज्यादा टाइम लगता था। दूसरी तरफ जो कटंगी सोल्जर्स ट्रेंचेस में थे उनके पास ऑटोमेटिक फायर आर्म्स थे, इसका मतलब वो ज्यादा तेजी से फायर कर सकते थे। पर इस बात की परवाह ना करते हुए कैप्टन सलारिया और उनके साथियों ने अपने वेपन्स को रेडी किया और खुखरी को बाहर निकाला। खुखरी एक तरह का खंजर होता है जो गोरखा सोल्जर्स लड़ाई के दौरान यूज कर सकते हैं। आज भी अगर आप गोरखा राइफल्स का एम्बलम देखेंगे तो उसमें आपको 2 खुखरीज नजर आएंगे। खुखरीज गोरखा राइफल्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेपन है और उनके कल्चर और उनकी हिस्ट्री का बहुत बड़ा हिस्सा है। हर सोल्जर के पास एक एक खुखरी थी और सभी सोल्जर्स ने खुखरी को अपने दांत के बीच में दबाया और राइफल्स को हाथ में लेके फायर करते हुए एनिमी पोजीशन की तरफ चार्ज किया। गोरखास का एक वॉर क्राई है, जय महाकाली आयो गोरखाली, और इसी के दहाड़ के साथ कैप्टन सलारिया और उनके साथी दुश्मन की तरफ दौड़ रहे थे। हालांकि एनिमी सोल्जर्स की संख्या गोरखास से बहुत ज्यादा थी, पर जब उन्होंने देखा कि सामने से इतना बोल्ड और इतना ब्रेव फ्रंटल अटैक आ रहा है तो वो घबरा गए। और इससे पहले कि वो इफेक्टिवली रिटेलिएट कर पाते, कैप्टन सलारिया और उनके गोरखा फौजी उनके ट्रेंचेस तक पहुंच गए। पहले ट्रेंच में पहुंच के कैप्टन सलारिया ने देखते ही देखते अपनी खुखरी से सारे ट्रेंच के फौजियों को मार दिया। उसी समय बाकी गोरखा सोल्जर्स भी ट्रेंचेस में कूद के वहां की डिफेंडर्स को खत्म कर रहे थे। इस प्लाटून ने रॉकेट लॉन्चर्स को यूज करके एनिमी की 2 आर्मर्ड कार्स को भी डिस्ट्रॉय किया। पर जब कैप्टन सलारिया आखिरी ट्रेंच को क्लियर कर रहे थे तो एक एनिमी सोल्जर ने उनके ऊपर फायर किया और 2 गोलियां उनके गले में आके लगी। इसके बावजूद भी कैप्टन सलारिया दुश्मन की तरफ फायर करते रहे, पर बहुत खून बहने की वजह से वो वहां गिर गए और कुछ ही समय बाद वो वीरगति को प्राप्त हुए। जिस तरह से कैप्टन सलारिया और उनके गोरखा साथियों ने एनिमी पोजीशन पे चार्ज किया था, वहां के डिफेंडर्स अपनी पोजीशन को छोड़ के ही भाग गए और इसी की वजह से वहां पे जो कटंगीज रोड ब्लॉक था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ और वो लोग यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस को, उनके हेडक्वार्टर्स को घेर नहीं पाए। अपनी जान की परवाह ना करते हुए जिस तरह से कैप्टन सलारिया ने दुश्मन की पोजीशन पे हमला किया था और उन सबको मार गिराया था, इसकी वजह से उनको टैक्टिकल विक्ट्री तो मिली, बट उनका जो पूरा ऑब्जेक्टिव था मिशन का वो भी कामयाब हुआ। इसी की वजह से मरणोपरांत भारत सरकार ने कैप्टन सलारिया को परमवीर चक्र से सम्मानित किया। परमवीर चक्र, जिसको शॉर्ट में पीवीसी कहते हैं, भारत का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है और ये सिर्फ उन सोल्जर्स को दिया जाता है जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए दुश्मन के ऊपर अटैक करते हैं और उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक सक्सेस मिली होती है। जैसे भारत का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड पीवीसी है, वैसे यूनाइटेड स्टेट्स में है मेडल ऑफ ऑनर, ब्रिटेन में है विक्टोरिया क्रॉस और रशिया में है ऑर्डर ऑफ सेंट जॉर्ज। कैप्टन सलारिया ने भारत के नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए में ट्रेनिंग ली थी और ये एनडीए के पहले एल्यूमनस थे जिनको पीवीसी मिला। और अगर आज भी आप एनडीए के कंपाउंड में जाते हैं तो जो एनडीए की मेन बिल्डिंग है, जिसको सुडान ब्लॉक कहते हैं, उसके सामने एक बड़ा सा एरिया है। उस एरिया को कैप्टन सलारिया के सम्मान में सलारिया स्क्वायर कहा जाता है। वहां पे उनका एक बस्ट भी लगा हुआ है। अगर आप कैप्टन सलारिया और भारत के बाकी पीवीसी विनर्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।